पूछा था, मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता है। भारत, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ इस तरह के समझौतों का पक्षकार है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों। आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने प्रश्न का सही जवाब दिया था। आइए एक्सप्लेन सेक्शन से थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि मुक्त व्यापार समझौता, जहाँ FTA दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच एक समझौता है, इसलिए कथन एक सही है। मुक्त व्यापार समझौते के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान हो जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा तथा सब्सिडी जैसे प्रावधान किए जाते हैं। यह आमतौर पर वस्तु जैसे कृषि या औद्योगिक उत्पाद या सेवाओं में व्यापार जैसे बैंकिंग, निर्माण व्यापार आदि में व्यापार को कवर करते हैं। यह अन्य क्षेत्रों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR, निवेश और प्रतिस्पर्धा नीति आदि को भी कवर कर सकते हैं। यह व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद यानी इकोनॉमिक आइसोलेशनिज्म के विपरीत कार्य करते हैं। भारत के पास श्रीलंका और थाईलैंड सहित लगभग 54 अलग अलग देशों के साथ तरजीह पहुंच, आर्थिक सहयोग और मुक्त व्यापार समझौता है, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार विकल्प सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर इन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल दो। हाल ही में देश भर में भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और लेखक थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रांत, अब मध्य प्रदेश में, के महू में हुआ था। यह संविधान निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह एक प्रसिद्ध राजनेता भी थे, जिन्होंने दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। यह भारत के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन हिंदू कोड बिल पर मतभेदों को लेकर इन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, इसलिए कथन दो सही है। 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया। इनकी स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। कलाकार के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह किसी कलाकार को उसके रचनात्मक कार्यों के लिए दिए गए कानूनी अधिकारों को संदर्भित करते हैं। भारत में वर्ष 1994 में 1957 के कॉपीराइट अधिनियम के तहत कलाकार अधिकारों को मान्यता दी गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। हाल ही में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री ने विज्ञापनों और अवार्ड शो में प्रदर्शन होने वाली आय पर लगाए गए बिक्री कर को न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। अभिनेत्री ने तर्क दिया है कि वह कानून के तहत एक कलाकार है और उन्होंने कॉपीराइट अधिनियम के तहत परफॉर्मेंस राइट्स या कलाकार के अधिकार प्राप्त किए हैं। गौरतलब है कि कलाकार के अधिकार अभिनेताओं, गायकों, संगीतकारों, नर्तकियों और अन्य कलाकारों को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए दिए गए कानूनी अधिकारों को संदर्भित करते हैं, इसलिए कथन एक सही है। इन अधिकारों के संरक्षण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण विकास 1961 में रोम कन्वेंशन को अपनाने के साथ हुआ। भारत में वर्ष 1994 में 1957 के कॉपीराइट अधिनियम के तहत इन अधिकारों को मान्यता दी गई थी, इसलिए कथन दो सही है। ये अधिकार प्रदर्शन के 50 वर्ष तक कलाकार के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी यानी ISA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वायत्त अंतर सरकारी निकाय है। इसका गठन 16 नवंबर 1994 को किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी ना तो एक और ना ही दो। आइए बात कर लेते हैं प्रश्न से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। हाल ही में इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ने डीप सी माइनिंग करने वाली कंपनियों से परमिट आवेदन लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी एक स्वायत्त अंतर सरकारी निकाय है, इसलिए कथन एक सही है। यह गहरे समुद्र में खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी यानी एनक्लॉज के तहत एक एजेंसी है। इसका गठन 16 नवंबर 1994 को किया गया था, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। यह राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से परे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में खनन संबंधी गतिविधियों के आयोजन, नियंत्रण और विनियमन के लिए कार्य करती है। इसका मुख्यालय कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र जमैका में स्थित है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु हरगोविंद सिंह? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु हरगोविंद सिंह। आइए अब बात कर लेते हैं खालसा पंथ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। हाल ही में दुनिया भर के सिख धर्म के अनुयायियों ने खालसा पंथ के स्थापना दिवस मनाया है। बता दें कि प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। खालसा पंथ
पंथ सिख धर्म का पालन करने वाले समुदाय और सिखों के एक विशिष्ट समुदाय को संदर्भित करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1699 में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी, इसलिए विकल्प बी सही है। खालसा की स्थापना ने सिख इतिहास में एक नई युग की शुरुआत की। इस स्थापना का उद्देश्य सभी धर्मों और मानवता की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी अनक्लॉस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1980 में अपनाया गया था। भारत ने इसे वर्ष 1995 में अपनाया था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों ही सही है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। हाल ही में भारत और वियतनाम ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के महत्व पर जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी विवाद को हल करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानूनी संधि यानी अनक्लॉस एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करता है तथा समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियमों की स्थापना करता है। इसे वर्ष 1982 में अपनाया गया था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। लेकिन भारत ने इसे वर्ष 1995 में अपनाया था, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार विकल्प बी सही है। इसके तहत समुद्र के संसाधनों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है: आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आंतरिक जल यह बेसलाइन के किनारे पर होता है, जिसमें खाड़ी और छोटे सागर शामिल हैं। प्रादेशिक सागर की अगर बात करें तो यह बेसलाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक माना जाता है। इसमें हवाई क्षेत्र, समुद्र और सी बेड पर तटीय देशों की संप्रभुता होती है, जिसमें सभी जीवित और गैर जीवित संसाधन शामिल हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें तो यह बेसलाइन से 200 समुद्री मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन किस मंत्रालय से संबंधित है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय। आइए इससे संबंधित कुछ बातों को भी जान लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ने नो योर मेडिसिन वेब और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का विकास राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा ने किया है। इसका उद्देश्य खेल इकोसिस्टम को यह जांचने में सक्षम बनाना है कि दवाओं में कोई प्रतिबंधित पदार्थ मौजूद है या नहीं। यह एप्लीकेशन एंड्रॉइड और एप्पल संस्करणों में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। बताते चले कि नाडा एक प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी है जो खेलों के सभी रूपों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने, समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यानी QCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य उद्देश्य घटिया और सस्ती वस्तुओं के आयात को नियंत्रित करना है। भारतीय मानक ब्यूरो इसके लिए प्रमाणन प्राधिकरण है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों सही है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कपास, पॉलिएस्टर, विस्कोस और तकनीकी वस्त्रों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश यानी QCO जारी किए हैं। बता दें कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश एक ऐसा आदेश है जो यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिले। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य घटिया और सस्ती वस्तुओं के आयात को नियंत्रित करना भी है, इसलिए कथन एक सही है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS इसके लिए प्रमाणन प्राधिकरण है, इसलिए कथन दो सही है। यदि किसी उत्पाद पर QCO जारी किया जाता है तो उसमें BIS का गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह होना चाहिए। इस प्रकार विकल्प सी सही है। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में खबरों में रहा बोहाग बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी असम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोहाग बिहू के अवसर पर असम के गुवाहाटी शहर में एक समारोह में भाग लिया। बता दें कि बोहाग बिहू भारत के असम राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्योहार है, इसलिए विकल्प डी सही है। इसे रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। यह असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। असम में कई प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं, जिसमें कोंगाली या कटी बिहू, भोगली या माघ बिहू और बोहाग बिहू शामिल है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों कथन सही है। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। बीते 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के 104 साल पूरे हो गए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक हत्याकांड हुआ था, जिसे हम जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित है, इसलिए कथन एक सही है। यह नरसंहार तत्कालीन एंग्लो इंडियन ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर के आदेश पर हुआ था। इस नरसंहार में रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में प्राप्त नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, इसलिए कथन दो सही है। इस प्रकार विकल्प सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। और अब बात कर लेते हैं आज के एपिसोड के अभ्यास प्रश्न पर। हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि रक्तस्राव विकार है। इस रोग के कारण शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो।
तो प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। हमें आपके सुझाव, जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।